हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। उस भक्ति काल में आज हम सूफी काव्य धारा की जो अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो व्हाट्सएप से लेना चाहिए तो मेरे हिंदी साहित्य की जो 21 नंबर क्लास है उसमें मैंने व्हाट्सएप नंबर दिए, शुरुआत में ही है, वो वीडियो जाकर देखिए और आप व्हाट्सएप से भी वो पीडीएफ ले सकते हो। और जो जैसे ही ये कंप्लीट होगा जो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसके भी नोट्स है वो आपको मैं उपलब्ध करूंगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स है, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखे ताकि जब भी ये कंप्लीट हो आपको मैं उपलब्ध करवा सकूं। दूसरी बात, आज हम जो सूफी काव्य धारा की जो अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। तो पहली जो रचना है वो है हंसावली। तो ये असाहित की रचना है, यानी हंसावली रचना का नाम है जो एक नायिका के नाम पर है और असाहित है उसका लेखक है। 1370 ईस्वी में ये रचित रचना है। बात करें इसकी भाषा की तो राजस्थानी भाषा में ये रचित है, यानी हंसावली है उसकी भाषा है वो राजस्थानी। डॉक्टर नगेंद्र, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, असाहित को प्रथम सूफी कवि मानते हैं। यानी डॉक्टर जो नगेंद्र है वो असाहित यानी जो लेखक है असाहित जिसने हंसावली की रचना की है उसको ये प्रथम सूफी कवि मानते हैं। तो ये जो हंसावली से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर बात करें चंदाइन, जिसका नाम चांदाइन भी है और लोरकहा भी है। मुल्ला दाऊद की रचना है। 1379 ईस्वी 1379 ईस्वी इसका रचना काल है। भाषा की बात करें तो ये अवधी भाषा में है। सूफियों की ज्यादातर जो भाषा है वो क्या है, अवधी है, यानी ज्यादातर रचनाएं इन्होंने अवधी भाषा में की है, तो भाषा इसकी अवधी है। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा है जो चांदाइन जो रचना है, ठीक है, उसको क्या मानते, प्रथम सूफी काव्य मानते जो मुल्ला दाऊद की रचना है। आगे देखो, इसका नायक लोरिक या लोर, यानी इसका जो नायक है किसका, चंदाइन का। चंदाइन है वो नायिका है, चंदा नाम की एक नायिका, इसलिए उसका नाम चंदाइन पड़ा। और लोरिक या लोर है वो इसका नायक है, इसलिए इसे लोर कहा भी कहा जाता है। एक नाम इसका क्या है, लोर कहा, लोर कहा। सत्यवती कथा जो ईश्वरदास की रचना है, 1501 ईस्वी इसका रचना काल है। भाषा इसकी अवधी है, यानी अवधी भाषा में सत्यवती कथा ईश्वरदास की जो रचना है वो भी अवधी भाषा में है। 1501 ईस्वी इसका रचना काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे अवधी की प्रथम रचना मानते, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल वो सत्यवती कथा को अवधी की पहली रचना मानते हैं। नायक की बात करें तो ऋतुपर्ण, यानी सत्यवती नायिका है और ऋतुपर्ण है वो उसका नायक है। यानी ज्यादातर क्योंकि जो सूफी संत थे उन्होंने क्या है, प्रेम को महत्व दिया है, तो ज्यादातर इसमें प्रेम काव्य है ये, ठीक है। जो सत्यवती और जो ऋतुपर्ण है इसके प्रेम का वर्णन किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी काव्य माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा जो ईश्वरदास की रचना उसको प्रथम सूफी काव्य माना है। आगे देखो, आगे मृगावती जो कुतुबन की रचना है, 1503 ईस्वी 1503 ईस्वी इसका रचना काल है, ठीक है। कहीं पे 1501 भी मिलता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। मृगावती कुतुबन की रचना 1503 ईस्वी। भाषा इसकी अवधि, ज्यादातर की भाषा क्या है, अवधि है, जो सूफी काव्य है। आचार्य शुक्ल ने इसे प्रथम सूफी काव्य माना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे प्रथम सूफी काव्य मानता है, किसको, मृगावती को। कुतुबन के गुरु यानी जो इसका लेखक है मृगावती का, उसके गुरु है शेख बुरहान, शेख बुरहान। फिर है माधवानल कामकंदला, माधवानल कामकंदला गणपति की रचना है, गणपति कवि का नाम है। 1527 ईस्वी। भाषा इसकी है राजस्थानी,
भाषा क्या है? राजस्थानी। ये जो सारे मैंने यहाँ पर जो रचनाएं ली है, ये परीक्षा की दृष्टि से एक एक पॉइंट, एक एक रचना महत्वपूर्ण है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब भी एग्जाम होगा तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये चीजें महत्वपूर्ण थी। यानी इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा, एक एक लाइन को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, आगे है माधवानल कामकंदला, यानी कुशल लाभ। यानी जो माधवानल कामकंदला है, ये 3 रचनाएं है। एक का लेखक है वो गणपति है, दूसरी का कुशल लाभ है और तीसरी का आलम है। यानी माधवानल कामकंदला 3 रचनाएं है, एक गणपति कवि की है, एक कुशल लाभ की है और एक आलम की है। ठीक है, तीनों की है ये। अब इनकी जो रचना का समय है, तो ये जो गणपति कवि है वो 1527 ईस्वी है, फिर जो कुशल लाभ है वो 1556 ईस्वी है और आलम है वो 1584 ईस्वी है। ठीक है, तो आप किस प्रकार की याद कर सकते हो? गण कुशल आ, इस प्रकार क्रम से याद कर लियो। गण कुशल आ, गण कुशल आलम, या इस प्रकार गण कुशल आलम या गणपति कुशल आलम, किस प्रकार करके इसको याद कर लीजिए, क्योंकि रचना का नाम तो सेम ही है पर जो लेखक है वो अलग अलग है और इनकी रचना का समय 1527, 1556 और 1584, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मधुमालती, ये मंजन की रचना है, मंजन, मैं झन। ठीक है, तो ये मधुमालती मंजन की रचना 1545 ईस्वी का रचना समय है, जो अवधी भाषा में। नायक की बात करें तो मनोहर, यानी मधुमालती है वो नायिका है और मनोहर इसका नायक है। इनके नायक के बारे में और नायिका के बारे में भी पूछा जाता है, तो नायिका का तो नाम क्या है कि इसके रचना के नाम से ही है, पर इनका नायक का नाम पूछ लेते हैं कि मधुमालती रचना है, उसका नायक कौन है, तो मनोहर है। ठीक है, आगे देखिए जो रूपमंजरी है, रूपमंजरी है वो किसकी रचना है? नंददास की। नंददास की रचना 1568 ईस्वी, 1568 ईस्वी इसका रचना समय और ये ब्रज भाषा में है। यानी नंददास की जो रूपमंजरी है वो ब्रज भाषा में है। चित्ताई वार्ता, चित्ताई वार्ता है वो नारायण दास की है और 1590 ईस्वी का रचना समय और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, यानी राजस्थानी के साथ में ब्रज भाषा का मिश्रण है। चित्रावली, चित्रावली है वो उस्मान की रचना है, 1613 ईस्वी का रचना समय और ये अवधी भाषा में है। चित्रावली के नायक की बात करें तो सुजान है और ये जहांगीर के समय में रचित रचना है। यानी जो चित्रावली जो रचना है उसकी रचना जहांगीर का जो शासनकाल था उस समय इसकी रचना हुई थी, उस्मान ने की थी। फिर है रस रतन, ये पुहकर कवि की रचना है, पुहकर कवि की रचना है और 1618 ईस्वी की रचना समय है। फिर ज्ञानदीप, ये शेख नबी की रचना है और 1619 ईस्वी का रचना समय। यानी इनका कोई भी ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, यानी रटना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं काम करती है यहाँ पर। तो ये जो सारी रचनाएं, इनके लेखक, इनका जो समय है वो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। आचार्य शुक्ल के अनुसार ये प्रेम गाथा परंपरा के अंतिम कवि माने जाते हैं। कौन? ज्ञानदीप। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम गाथा परंपरा है उसका अंतिम कवि माना है ज्ञानदीप को। आगे देखिए, आगे नल दंपति, ये नरपति व्यास की रचना है, नल दंपति 1626 ईस्वी, यानी 1626 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। नल चरित्र, ये मुकुंद सिंह की रचना है, जो 1641 ईस्वी में इसका रचना काल है। लेले मंजनू, लेले मंजनू ज्ञान कवि की रचना है, 1612 से लेकर 1664 ईस्वी, यानी 1612 से लेकर के जो 1664 है उसके बीच में इन्होंने रचनाएं की थी। किसने? ज्ञान कवि ने। और लेले मंजनू रचना का नाम है। अब आगे देखिए, इनसे संबंधित 2 पॉइंट है। 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने वाले कवि माने जाते हैं, यानी जो 17वीं शताब्दी है, क्योंकि 1612 से लेकर 1664 है, तो ये जो 1600 के बाद में जो ऊपर 1 2 3 ऐसे बढ़ता है ना, तो वो 17वीं शताब्दी में आता है और ये 1699 तक 17वीं शताब्दी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 17वीं शताब्दी में सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने वाले कवि माने जाते हैं। कौन? ज्ञान कवि। कुल 78 ग्रंथ, यानी इन्होंने 78 ग्रंथों की रचना की थी ज्ञान कवि ने, जिनमें से 29 ग्रंथ, यानी 29 ग्रंथ है वो क्या है? प्रेमाख्यानक काव्य है, यानी प्रेम से संबंधित है 29 जो ग्रंथ है वो। फिर है इंद्रावती, नूर मोहम्मद की रचना है,
1744 ईस्वी इसका रचना काल है। सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, यानी सूफी पद्धति है, उस सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है इंद्रावती। इंद्रावती है। और जो ये प्रेमाख्यानों की जो रचना करने वाले हैं ना अंतिम कवि, वो आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन है? आचार्य शुक्ल के अनुसार ज्ञानदीप है। तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने जो अंतिम कवि है वो ज्ञानदीप को माना है, प्रेमचंद। और जो यहाँ पर जो इंद्रावती वाली जो रचना है इसमें देखिए, यानी सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ है ना वो इंद्रावती है। ठीक है, तो ये दोनों अंतर है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर है अनुराग बांसुरी, ये 1764 ईस्वी में रचित रचना है जो फारसी भाषा में है, यानी अवधि में नहीं है, तो ये थोड़ा अलग है, तो आपको ये याद होनी चाहिए। जैसे नंददास है उसने ब्रज भाषा में लिखा है, तो उसी प्रकार अनुराग बांसुरी है वो फारसी भाषा में है। नूर मोहम्मद की रचना है, नूर मोहम्मद की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है जो 1736 ईस्वी में रचित रचना है। आगे देखिए, आगे है कुछ महत्वपूर्ण ये जो पॉइंट है, माता प्रसाद गुप्त ने चंदाइन को लोरका नाम दिया। यानी जो ये चंदाइन का नाम लोरका है ये किसने कहा था? माता प्रसाद गुप्त ने कहा था। चंदाइन में 5 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था है, यानी 5 अर्धालियां है उसके बाद में एक दोहा है, फिर 5 अर्धालियां उसके बाद एक दोहा है, तो ये है। और जो पद्मावत है उस पद्मावत में 7 अर्धालियां, 7 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था है। तो अब देखो यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि 7 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था किस रचना में है? तो वो पद्मावत में। और 5 अर्धालियों के पश्चात एक दोहे की व्यवस्था उस चंदाइन में। अब देखो दोनों में एक दोहा दोनों में है, ये दोहा लास्ट में दोनों में है। अब अर्धालियां इसमें 5 है इसमें 7 है। अब देखो आप यहाँ पर इसको इस प्रकार याद करो, देखो पद्मावत नाम लिखा और चंदायन। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 इसमें 4 अक्षर आए और पद्मावत में 5 अक्षर आए। तो अब देखो इसमें 5 है और इसमें 7 है, यानी ये बड़ी है तो इसके अंदर 7 आएंगे, इसमें 5 आएंगे। इस प्रकार करके आप याद कर सकते हो। ठीक है, वहां पर कंफ्यूजन हो जाता है कि परीक्षा में आप सोचोगे इसमें 5 थी या 7 थी, वो आपको याद तो रहता है अर्धालियां, तो 5 और 7 का ये भी याद रहता है, पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आपको इस प्रकार याद करना है, यानी ये पद्मावत नाम बड़ा है तो इसके अंदर 7 है और चंदायन नाम छोटा है तो इसके अंदर 5 है। जायसी का प्रिय अलंकार है हेतु उत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा है वो जायसी का क्या है? प्रिय अलंकार है। नागमती वियोग खंड, नागमती जो वियोग खंड है वो भारतीय वियोग श्रृंगार साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। यानी जो नागमती का जो वियोग है वो भारतीय वियोग श्रृंगार साहित्य उसकी अमूल्य निधि माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय वियोग श्रृंगार साहित्य की अमूल्य निधि पद्मावत का कौन सा खंड माना जाता है? तो जो नागमती वियोग खंड है वो माना जाता है। अब कुछ जो प्रमुख पंक्तियां हैं जो इनसे संबंधित है वो पूछी जाती है, तो वो देख लीजिए। प्रमुख पंक्तियों में आदि अंत जस कथा कही, आदि अंत जस कथा कही, ये जो हमारे इस पद्मावत है उस पद्मावत से संबंधित है। पीयू सो कहे हु संदेशड़ा हे भोरा हे काग, सो धनी वीर है जरी मुही तेहिक धुआं हम हु लाग, हेतु प्रेसा अलंकार। देखो इसमें क्या है, जो ये पंक्ति दे रखी ये कह रहा है पीयू सो कहे संदेशड़ा हे भोरा हे काग, यानी ये कह रहा है कि पिया है उस यानी पति है उससे जाकर मेरा संदेश कहिए। भोरा और काग यानी भंवरे और काग उनको ये बोल रही है। अब ये बोल दिया, अब ये कह रही कि क्या कहना है संदेश में। सो धनी वीर है जरे मुई, सो धनी का मतलब पत्नी होता है, धनी का मतलब पत्नी होता है, तो ये कह रहा है सो धनी वीर है, यानी वीर के मतलब अंदर जो वीर है ना उसके अंदर वो आपके वियोग में जरी यानी जलकर मुई यानी मर गई है। यानी ये कह रहा है कि आपकी जो पत्नी है वो आपके वीरे के अंदर जलकर मर गई है। तेहिक धुआं हम हु लाग, यानी वो मर गई है उसका प्रमाण है हमारे पास में। क्या प्रमाण है? कि उसका धुआं है ना वो हमें लगा और उसका लगने के कारण हम काले हो गए। अब देखो भंवरा और कोवा ये तो दोनों भाई काले ही होते हैं, यानी जन्मजात ही काले होते हैं, पर इन्होंने इसका वर्णन ऐसे किया है कि भाई हमने प्रमाण दिया है कि उसका धुआं लगने से हम काले हो गए हैं।
तो यहाँ पर हेतु प्रेस अलंकार है। ठीक है, आगे देखिए। आगे, नव पोरी पर दसम दुआरा, तहीं पर बाज राज गरियारा। ओ मन जानी कवित असकिन है, मोही का हंसेसी का कोहरी। ये जो जायसी की है, जायसी अपने बारे में कह रही है कि भाई मेरे को क्या हंस रहे हैं, क्योंकि जायसी ऐसा माना जाता है कि वो कुरूप थे, इसलिए लोग उनपे हंसते थे। तो इसलिए क्या, मोही का हंसेसी का कोहराई, मानुष प्रेम भयहु बेंकुटी। अब आगे देखिए। मधुमालती प्रेमाश्री काव्य धारा की एकमात्र रचना है जिसमें नायक सह नायिका को बहन के रूप में स्वीकार करता है। जो मधुमालती किसकी रचना है, मंजन की रचना है। मधुमालती मंजन की रचना है, 1545 ईस्वी का रचना समय है, 1545 ईस्वी। तो जो मधुमालती एक प्रेमाश्री काव्य, यानी इसके अंदर एक तो नायिका होती है और एक सह नायिका होती है। तो ये जो नायिका तो है ही है, बाकी जो सह नायिका है, उस सह नायिका को ये जो मधुमालती के अंदर है ना, ये इसको बहन के रूप में स्वीकार करता है। तो ये एक अलग हो जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बनारसीदास जैन ने अपनी आत्मकथा, यानी बनारसीदास जैन की एक आत्मकथा है अर्धकथानक, अर्धकथानक में मधुमालती, मधुमालती व मर्गावती काव्य रचना को तल्लीनता से पढ़ने का उल्लेख किया है। यानी बनारसीदास जैन ने, उसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी। उस आत्मकथा में उसका नाम था अर्ध कथानक, जिसमें मधुमालती और मर्गावती को तल्लीनता का मतलब आराम से पढ़ने को कहा है, कि उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। जैसे हम आत्मकथा है आगे जो पढ़ेंगे ना, तो उस समय आपको आत्मकथा, नाटक, उपन्यास, इनके बारे में, कहानी, ये सारे जो हम आगे करेंगे एक एक। तो ये कह रहा है उसमें जैसे प्रथम कहानी कौन सी है, प्रथम उपन्यास कौन सा है, ठीक है, प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम यात्रावर्त कौन सा, इस प्रकार आगे सारे है वो हम पढ़ेंगे, उस समय बताएंगे। तो ये कह रहा है कि जो अर्ध कथानक है बनारसीदास जैन की, ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। अब इसके बाद में जो सगुण काव्य धारा है, वो सगुण काव्य धारा हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।